नमस्ते दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे कार्यपालिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव। यानी कि आज अपन कार्यपालिका का क्या करेंगे? ऑपरेशन, पोस्टमार्टम। अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कार्यपालिका क्या है। अब तक अपन खूब सुनते थे कार्यपालिका, लेकिन ये नहीं पता होता कि कार्यपालिका है क्या। सारी जो कंसेप्ट हैं, चीजें हैं, आपके सारी आज क्लियर हो जाएंगी। कार्यपालिका से संबंधित किसी प्रकार का डाउट आपके दिमाग में रहना ही नहीं। और मैंने आपको बताया भी है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, चीजों को यहां पर बैठाऊंगा। अब तो देखिए कार्यपालिका, सबसे पहले तो आपके दिमाग में यह आता होगा कि कार्यपालिका क्या है। कार्यपालिका क्या है और इस कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या है। यह देखिए, कार्यपालिका क्या है, क्या है देखेंगे, और इसका मुख्य कार्य। मुख्य कार्य। अब देखिए कार्यपालिका क्या है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सरकार के कितने अंग होते हैं? 3। उनमें एक क्या था? कार्यपालिका। ठीक है, तो अपन ये बताएंगे कि कार्यपालिका सरकार का या शासन, कुछ भी बोल दो, सरकार बोल दो या शासन बोल दो, का एक क्या है? अंग। आ गया समझ में? कार्यपालिका सरकार या अपन क्या बोल सकते हैं? शासन। एक ही बात है, ये समझ लो आप। पहले तो सरकार बोल दो या शासन बोल दो। सरकार या शासन का एक अंग है, का एक अंग है कार्यपालिका। और यह अपन ने पहले देखा भी है, तो आ गया समझ में। अब देखिए कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या है, यह भी मैंने आपको पहले बताया था। कार्यपालिका का कार्य है विधायिका द्वारा या व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून को लागू करना। आ गए समझ में? देखिए विधायिका बोल दीजिए या व्यवस्थापिका बोल दीजिए, एक ही बात है। तो विधायिका द्वारा निर्मित यानी कि बनाए हुए कानूनों को लागू करना। कानूनों को लागू करना। ठीक है, मुख्य कार्य क्या है कार्यपालिका का? विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करना। आ गया समझ में? अब देखिए, अब अपन देखेंगे कार्यपालिका के प्रकार। कार्यपालिका के प्रकार ये लीजिए। कार्यपालिका है जो मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है सर? नंबर 1 केंद्रीय कार्यपालिका और नंबर 2 राज्य कार्यपालिका। भारत में क्या है? संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक बोल दो या संघीय बोल दो। इसमें क्या होता है? संघात्मक का अर्थ होता है कि हर चीज क्या होंगी? 2। वैसे संघात्मक को डिटेल से तो अपन नेक्स्ट वीडियो में समझ लेंगे। शाब्दिक अर्थ बता देता हूं। संघात्मक का अर्थ होता है दोहरा शासन, यानी कि लगभग लगभग चीज आपको क्या मिलेंगी? 2 मिलेंगी। तो कार्यपालिका 2, एक तो केंद्र में होगी वो केंद्रीय कार्यपालिका, राज्यों में होगी वो राज्य कार्यपालिका। आगे समझ में? तो इसके प्रकार हैं 2।
नंबर 1 केंद्रीय केंद्रीय कार्यपालिका और दूसरी क्या होगी? राज्य कार्यपालिका। दूसरी होगी राज्य कार्यपालिका। ठीक है। अब केंद्र में केंद्रीय कार्यपालिका जो है, इसमें क्या क्या आते हैं, कौन कौन शामिल है इसमें? तो केंद्रीय कार्यपालिका में देखिए आप, राष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और प्रशासनिक अधिकारी, ये किस में आएंगे? केंद्रीय कार्यपालिका में। बता दिया मैंने आपको। और ये है ना राज्य कार्यपालिका, इसका उत्तर आप खुद बताओगे, अब मेरे को देखना। केंद्रीय कार्यपालिका में क्या क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और प्रशासनिक अधिकारी। प्रशासनिक अधिकारी। ओके। अब देखिए, ये तो है केंद्रीय कार्यपालिका में। अब अपन देखेंगे राज्य कार्यपालिका में क्या क्या आता है। बिल्कुल सरल है, आप खुद बताओगे आप मेरे को। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति है, सेम उसी तर्ज पे राज्यों में कौन सी पोस्ट होती है? या राज्य जो राष्ट्रपति है, इसका प्रतिनिधि राज्यों में कौन होता है? राज्यपाल। ये लीजिए, राज्यपाल। जिस प्रकार केंद्र में उपराष्ट्रपति है, उस प्रकार राज्यों में कोई पोस्ट नहीं होती है। ओके, ठीक है सर। प्रधानमंत्री, केंद्र में प्रधानमंत्री, सेम इसी प्रकार की पोस्ट राज्यों में क्या होती है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री, केंद्र की मंत्रिपरिषद और राज्यों में भी मंत्रिपरिषद। केंद्र में होता है महान्यायवादी। ओके। और सेम इसी प्रकार राज्यों में कौन होता है? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता। ठीक है। ये होते क्या है बाद में बता दूंगा, ठीक है। वैसे मैं आपको तो थोड़ा सा बता दे रहा हूं, महान्यायवादी कौन होता है। जो ये सरकार होती है, उसका मुख्य कानूनी सलाहकार, केंद्र सरकार के कोई भी मुद्दे हो, सुप्रीम कोर्ट में है तो उनकी पैरवी कौन करेगा? महान्यायवादी। तो कानून के बहुत बड़े जानकार होते हैं। सेम इस प्रकार राज्यों में कौन होंगे? महाधिवक्ता। ओके। उधर भी प्रशासनिक अधिकारी और इधर भी क्या होंगे? प्रशासनिक अधिकारी। प्रशासनिक अधिकारी। आ गए समझ में? कार्यपालिका के कितने प्रकार बताए? 2। केंद्रीय कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका। समझ में आ गया कौन कौन शामिल है? ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए, इनमें कुछ तो आते हैं स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत और कुछ आते हैं अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत। अब ये देखेंगे अपन, स्थायी कार्यपालिका में कौन आते हैं और अस्थायी कार्यपालिका में कौन आते हैं और इनमें क्या अंतर है। ओके, देखिए
अब देखिए, स्थायी कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। मैं इधर लिख देता हूं, अस्थायी कार्यपालिका, अस्थायी, ओके। स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका में कौन आते हैं, पहले तो ये देखेंगे अपन। सबसे पहले स्थायी कार्यपालिका में आते हैं प्रशासनिक अधिकारी। प्रशासनिक अधिकारी बोल दो, सिविल सेवक बोल दो, ठीक है, या नौकर सा बोल दो, एक ही बात है। कौन होते हैं सर ये होते हैं IAS अधिकारी। राजस्थान की बात करें तो RAS अधिकारी, ओके। अब देखिए, पहले तो कौन कौन इसमें शामिल है। इसमें है प्रशासनिक अधिकारी, ओके। कौन होते हैं ये, जैसे IAS। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो RAS। ये R है ना, ये जो पहला अक्षर है, ये हर राज्य के स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। R है तो राजस्थान, और हरियाणा होता तो H, आगे समझ में। और कर्नाटक होता तो जैसे भाई K, समझ में आ रहा है ना, ये है, ओके सर। प्रशासनिक अधिकारी। और इसमें कौन शामिल होते हैं, इसमें होते हैं राजनेता, ये लीजिए, इसमें है राजनेता, ठीक है। अब और देखिए, जो स्थायी ये कार्यपालिका है, ये रोज रोज के प्रशासन के लिए, रोज रोज के प्रशासन के लिए क्या होते हैं, ये जिम्मेदार, ठीक है। डेली के जो भी कार्य होते हैं वो इन्हीं के द्वारा क्या होते हैं, संपन्न। ये होते हैं रोज रोज के कार्यों के लिए जिम्मेदार, और ये होते हैं सभी सरकारी नीतियों के लिए जिम्मेवार, नीतियों के जिम्मेदार, ओके। स्थायी कार्यपालिका यानी कि प्रशासनिक अधिकारी, ये तो रोज रोज प्रशासन के कार्यों के लिए जिम्मेवार होंगे, और राजनेता सभी सरकारी नीतियों के लिए जिम्मेवार होंगे, ओके। जो स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत जो आते हैं सिविल सेवक, ये जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। क्यों सर, अरे इनको जनता ने चुना है क्या, ये तो अपने क्वालिफिकेशन के दम पर के एग्जाम पास करके बने हैं, ठीक है ना। तो ये जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, और ये जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नहीं होंगे तो जनता 5 साल बाद इनको क्या कर देगी, बदल देगी, हरा देगी, समझ गए ना, ये है। तो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं, जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं, और ये जनता के प्रति उत्तरदायी यानी कि रेस्पॉन्सिबल, ये उत्तरदायी होते हैं, ये उत्तरदायी नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है। और देखिए, ये स्थायी है यानी कि कार्यकाल होता है, एक बार बन गए IAS अधिकारी या RAS अधिकारी, तो जो रिटायरमेंट की एज है, जैसे भाई 60 मान लो, तो उस पे ही रिटायर्ड होंगे, ठीक है ना। जनता कुछ नहीं कर सकती, जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है, और ये केवल 5 साल के लिए होते हैं, ठीक है ना।
जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरे तो जनता नेक्स्ट चुनाव में हरा देगी। तो ये क्या है, अस्थायी। आ गए समझ में। अब देखिए, जो ये आपसे कोई ये पूछ ले कि जो केंद्रीय कार्यपालिका है, अपन ने बात की थी ना केंद्रीय कार्यपालिका और राज्य कार्यपालिका, बात की थी ना। तो केंद्रीय कार्यपालिका या संघीय बोल दो, एक ही बात है, कि जो शक्ति होती है ये किस में निहित होती है। तो केंद्रीय कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है, राष्ट्रपति में। ठीक है। अब देखिए, केंद्रीय कार्यपालिका की शक्ति निहित किसमें निहित होती है, केंद्रीय कार्यपालिका या संघीय बोल दो, एक ही बात है, कि शक्ति किसमें निहित होती है, किसमें होती है, राष्ट्रपति में। और ये वैसे पता है कौन से अनुच्छेद में है, ये अनुच्छेद में है 53 में, अनुच्छेद 53 में। वो तो अपन जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे ना तब एक एक अनुच्छेद को डिटेल से देखेंगे, ठीक है ना, समझ में आएगा। ये है। और देखिए, ये मैंने बता दिया, ये अब आप खुद बताओगे। ओके। राज्य कार्यपालिका की शक्ति बताओ, ये किसमें निहित होती है या किसमें शामिल होती है। तो मैंने आपको क्या बता रखा है, जिस प्रकार केंद्र में कौन है, राष्ट्रपति, उसी की तर्ज पे राज्यों में क्या होता है, क्या होता है, राज्यपाल। तो ये तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राज्यपाल में। ठीक है ना। अब आप कहोगे सर इसका भी अनुच्छेद बता दो। बिल्कुल सरल है, बता सकते हो क्या। देखिए, कुछ नहीं करना, कुछ भी, ठीक है, केवल एक अंक ज्यादा करना है। ये है 53 और ये कितना है, 54। कितना ज्यादा हुआ बताओ रे, कितना ज्यादा हुआ, एक ज्यादा, 154। ठीक है, आ गए समझ में। अब देखिए, अब अपन देखते हैं शासन व्यवस्था के आधार पर कार्यपालिका के प्रकार। ठीक है। देखिए, शासन व्यवस्था के आधार पर कार्यपालिका के प्रकार। शासन व्यवस्था के आधार पर कार्यपालिका के प्रकार कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है रे, 3। ओके, कौन कौन सी। नंबर 1 संसदात्मक कार्यपालिका, नंबर 2 अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था बोल दो या कार्यपालिका बोल दो। ओके। और नंबर 3, वैसे होती तो ये 2 ही है, ठीक है। और तीसरा अर्ध अध्यक्षात्मक। ओके, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 मैंने बताया संसदात्मक, संसदात्मक कार्यपालिका। दूसरा बताया अध्यक्षात्मक कार्यपालिका।
और तीसरा कौन सा है? अर्ध अध्यक्षात्मक। ये लीजिए, अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। बिल्कुल लीजिए है। वैसे ये दोनों है ना, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, मैंने आपको अच्छे से बता भी दिया है। ये वीडियो आप प्लेलिस्ट में देख लेना, समझ में अच्छी तरह आ गया था। केवल ये बता देता हूं मैं यहां पर। ओके, बिल्कुल लीजिए, कुछ नहीं है इसमें। देखो, अर्ध अध्यक्षात्मक में इसमें क्या क्या होता है? जो देश का प्रधान है, देश का प्रधान, एक तो देश का प्रधान होता है, एक होता है सरकार या शासन का प्रधान। देश का प्रधान तो कौन होता है अर्ध अध्यक्षात्मक में? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। सरकार या शासन का प्रधान? प्रधान मंत्री। ठीक है, चलो सर, अब देखिए, ये तो आ गए समझ में। और जो ये प्रधानमंत्री है वो वहां पर क्या होगा? विधायिका के प्रति जिम्मेवार। जब प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद लिख देता हूं ना, मंत्री परिषद, ये क्या होते हैं? वहां की विधायिका के प्रति जिम्मेवार है, विधायिका के प्रति जिम्मेदार, जिम्मेवार। ओके, ये है, और कुछ भी नहीं है। अब देखिए, अब आप कहोगे सर इसके एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल्स बिल्कुल इजी हैं। इजी कैसे हैं? जो है अर्ध अध्यक्षात्मक है, कितने अक्षरों का नाम है ये? बताओ कितने का है? 2 का है। तो जो इसके एग्जाम्पल हैं वो भी कितने अक्षरों के हैं? 2 अक्षरों के ही हैं। सर जी ये तो याद हो गया। हमसे कोई पूछेगा अर्ध अध्यक्षात्मक, तो अर्ध का नाम आते ही हम समझ जाएंगे इसके जो एग्जाम्पल है वो भी कितने अक्षरों के हैं? 2 अक्षरों के। देखिए, रूस और फ्रांस। रूस और फ्रांस, एक अपवाद है भाई, एक है अपवाद। तो 2 में 1 जोड़ दो तो कितना हो गया? 3। वो है 3 अक्षरों का नाम, नाम है श्रीलंका। श्रीलंका। आ गया समझ में? कुछ भी नहीं है। अब एक चीज और देख लीजिए बस लास्ट में। अब आप, मैं आपको थोड़ा बताना भूल गया था। मैंने चर्चा की थी ना कि स्थायी कार्यपालिका और एक क्या बताया था? अस्थायी। अस्थायी कार्यपालिका बताया था ना। उसमें एक चीज रह गई। देखिए, ये तो मैंने बता ही दिया था। ये क्या होता है? इसमें कौन आते हैं? प्रशासनिक अधिकारी, इसमें राजनेता। ठीक है, ये रोज रोज के कार्यों के लिए जिम्मेवार, ये सरकार की जो भी नीतियां हैं सभी के लिए जिम्मेवार। ठीक है, जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं, और ये जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। एक और देखिए आप, इसमें एक चीज जो छूट गई थी, अस्थायी कार्यपालिका में वैसे कौन आएगा? अस्थायी कार्यपालिका में जो सरकार का प्रधान होता है वो आएगा। कौन आएगा? सरकार का प्रधान। अब केंद्र में तो कौन होता है? जब केंद्र की बात करें, यानी कि देश की बात करें, सरकार का प्रधान कौन हो गया? तो वो तो हो गया प्रधानमंत्री। और राज्य स्तर की बात करें तब सरकार का प्रधान कौन होता है? कौन होगा? मुख्यमंत्री।
ओके, और इनकी मंत्री परिषद, मंत्री परिषद ये किस में आते हैं? अस्थायी कार्यपालिका। समझ में आ गया? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आपने तो सब्सक्राइब कर लिया है, तो अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा क्या करें? शेयर, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। धन्यवाद।